वली चारुकाश में वस डॉक्टर अयूब बलोच में आजरे शुमार खबर मामूज अकनूकी सेगमेंट कने मुख्तलिफ बीमारियाँ निबारवा मर्ची स्पेशली मैं करा प्रोफेसर नासिर जमान लुटें था स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी बाद एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर साहब मज़े कंट्रीब्यूशन है स्पेशली जिनाया पास होती वक्त से ज़िंदगी अमदाद की स्पेशली या बाज़ें आई दस्ता चें बाज़ें शागिर्द अन्नी मुख्तलिफ जा गया होती प्रैक्टिस कर गया मुल्क और मुल्क डन सूबह तो का बलूचिस्तान सारा के पी किया पंजाब या सिंध इंटीरियर सिंध तो का ये बाज़ें शागिर्द डॉक्टर साहब ट्रेंड कुतका और आवती प्लस सर्जरी तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी में, तो प्लास्टिक सर्जरी में हम नाम लेते थे फैज़ साहब आपके फरूज मरहूम प्लास्टिक सर्जरी का नाम आता तो फैज़ साहब का नाम ज़रूर आता। आपसे पहले वो सीनियर थे, उस्ताद भी हैं, उस्ताद बड़ा वक्त काम किया उनके साथ। तो आप उसके बाद फैज़ साहब के रिटायरमेंट के बाद आपकी JPMC को संभाला। हाँ, तो आपने बहुत ज़्यादा आपके यहाँ से शागिर्द निकले हैं, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों में हमारे दोस्त हैं यार हैं आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों में काम सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या, जो लोग उसको जानना चाहते हैं क्या? ये अब काफ़ी पहले तो मालूम नहीं होता था, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। प्लास्टिक सर्जरी आप समझिए कि अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा सरफेस पे जो है वो सतह पे बिगड़ जाए तो उसको दोबारा दुरुस्त करने को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसमें प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसीलिए लोग पहले ये करते कि प्लास्टिक का अच्छा जी, प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं। तो आप समझिए कि कोई हिस्सा अगर बिगड़ जाता है उसको दोबारा बनाने में, रिकन्स्ट्रक्ट करने में, उसको फिर हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। इसके अंदर फिर दो हिस्से हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो खूबसूरती के लिए करते हैं, जिसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, और फिर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, जैसे जो लोग जल जाते हैं या पैदाइशी तौर से कोई उनके अंदर नुक्स होता है, जैसे होंठ कटे हुए होते हैं या तालू कटा हुआ होता है या उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, अमूमन जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें पैदाइशी तकरीबन सारे जो नुक्स सतह के ऊपर हैं अंदर जिस्मानी के, वो तो खैर फिर किसी और स्पेशलिटी में चला जाता है, लेकिन स्किन और उसके ऊपर जो होते हैं डिफेक्ट्स वो ज़्यादातर हम उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वो फिर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में शामिल हो जाता है। रोड एक्सीडेंट्स हो गए, हैंड इंजरीज यानी हाथ के जो ज़ख़म हो गए, वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर फिर प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी रोल होता है, उसको दोबारा ज़ख़म को ठीक करना, और फिर उसमें कोई हमारी कोशिश ये है कि किसी किस्म का भी कोई बंदा मफलूज ना हो, जिस हद तक वो सोसाइटी का हिस्सा बन सके और यूज़फुल यानी करामत किस्म का एक मेंबर बन सके, तो वो हमारी कोशिश होती है। यानी उसके हाथ पैर काम करें और उस सोसाइटी में उठना बैठना उसका जहाँ तक हो सके उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया स्पेशली इसमें रिकन्स्ट्रक्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं तो एक बर्न होता है जो मतलब कोई चीज़ जल जाते हैं उसके बाद। जी हमने देखे ये भी आपकी ही फील्ड में मोस्टली आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बर्न सारा का सारा। आप समझिए जिस दिन से वो मरीज़ जलता है उस दिन से लेके जब तक वो ठीक ठाक ना हो जाए उस वक्त तक हम ही देखते हैं। एक्यूट बर्न्स जो है वो यानी फौरी तौर से जो जले हुए लोग होते हैं उनकी ट्रीटमेंट अलहदा होती है, जिसके अंदर हम यानी उनके जो जिस्मानी जो एरिया जला हुआ होता है उसकी ट्रीटमेंट, जो ज़ख़म है उसकी ट्रीटमेंट, और उसके अलावा जो जिस्म से पानी खारिज होता है उसकी ट्रीटमेंट, वो तमाम के तमाम प्लास्टिक सर्जरी में शामिल है। फिर एक दफ़ा जब ज़ख़म ठीक हो जाते हैं, यानी अगर वैसे ठीक होते हैं हम पे ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं, वो भी सारा काम हमारा है। फिर बर्न जहाँ पे भी होता है, जो जलता है बंदा, उसकी स्किन वहाँ पे सुकड़ जाती है जी जी। और सुकड़ जाने से उंगलियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं, बाजू भी टेढ़े होते हैं, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं, आँखों में मसला हो जाता है कभी कभार, तो वो सारा का सारा फिर हम उसकी सर्जरी दोबारा से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने जो उसके फंक्शनल काम हैं वो यानी आँख के या मुँह के या हाथ के, वो जिस हद तक हो सके दोबारा ले आएँ। इस पर मैं एक बात कहूँगा कि जो हमारे ड्रामे बनते हैं ख़ास तौर से वो सरहद के उस पार और बाहर के भी कुछ इस तरह के मूवीज़ और फिल्में आती हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि वो बंदा जल गया, बिल्कुल उसका चेहरा तबाह हो गया
उसके बाद दोबारा सर्जरी की और फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो ये सब झूठ होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं होता। जी। अच्छा, मैंने देखे बहुत सारे जलने के बाद बिल्कुल वो स्किन उसका बिल्कुल सिकुड़ गया हुआ होता है जी जी चेहरे पे। ये जी इसको जी। कितना बेहतर कर सकते हैं अगर जलने के बाद? उसको बस कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किस हद तक हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है। और जहाँ पे भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं या कोई और स्किन यूज़ करते हैं वो वाज़ेह तौर से नज़र आता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे नॉर्मल आपकी स्किन थी पहले उस तरह की वो हो जाए, उस तरह मतलब 100% नहीं होता, लेकिन उसको कभी भी नहीं बेहतर कर होता। सकते हैं। जी हाँ, बहुत बेहतर कर देते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दें, स्पेशली घरों में ज़्यादातर आपने देखे होंगे, किचन में मोस्टली हमने देखे कि कभी कभार बच्चा वहाँ पे वो पानी गर्म था या चाय बन रही थी, कहीं मतलब कॉन्सेप्ट तो नीचे होता है, कहीं के ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे या वैसे बड़ों में वो जलने के ज़्यादातर कंप्लेंट आते हैं। तो उस टाइम फौरी क्या करना होता है कि इसमें अपने आप को ज़्यादा उसका नुकसान सबसे हो? बेहतरीन तरीका अव्वल तो ये है कि इनके प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी इनको किसी तरह रोका जाए कि ये सब सिलसिला हो ही ना। उसमें बच्चों को तो बिल्कुल ही किचन में दाखिल नहीं होना चाहिए, एक। दूसरा, औरतों को सूती कपड़े पहनने चाहिए। और जो हमारे यहाँ जो रिवायती दुपट्टे और ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ दरवाजे में उनको लटका के और फिर आप दाखिल हों। अमूमन ये होता है कि वो कपड़ों में आग लग जाती है, अगर सूती कपड़े नहीं होंगे तो वो फिर जल के चिपक जाते हैं और बहुत जल्दी जलते हैं। बेस्ट इलाज इमरजेंसी का यही है कि ठंडे यख पानी से उनको नहला दिया जाए। अच्छा, वो लोग बहुत सारे करते हुए पानी नहीं लगाया? नहीं, वो कहते हैं कि जी उसमें लोगों का अमूमन ये ख्याल है कि उससे छाले बन जाएंगे और छाले बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर ठंडा पानी पर डाल देंगे, क्योंकि जब गर्म पानी या कोई तेल या कोई चीज़ गिर तो जो जल रहा होता है वो कंटिन्यू करता है, हमें तो पता नहीं चलता कि वो तेल और पानी अगर आप हटा भी देंगे तो वो कंटिन्यू वो हो रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है। उसको रोकने के लिए उस पर ठंडा पानी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, वो उनका ख्याल है कि टूथपेस्ट से, क्योंकि उसमें मेंथॉल होता है, तो महसूस होता है कि वो ठंडा हो गया। ठंडा होता नहीं है वो। तो कोल्ड वाटर बेस्ट, ठंडा मतलब कोल्ड वाटर बेहतर है, जी। उसको ज़्यादा पेनिट्रेट होने नहीं जी देता जी। नीचे। अच्छा, एक और भी है कि घरों में बाथरूम साफ़ करने के लिए और इन चीज़ों के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। जी जी। तो तेज़ाब से भी लोग जलते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तेज़ाब का जो बेस्ट इलाज है वो ये कि अगर दूध पड़ा हो घर के अंदर, उसको दूध फ़ौरन उस पर डाल दें, क्योंकि दूध जो है वो एल्कलाइन होता है। ओके। उसका तेज़ाब का ऑपोजिट होता है, तो वो तेज़ाब के प्रोसेस को वहीं पे रोक देता है। तो ठंडा पानी भी बेहतर है, अगर और कुछ ना हो तो ठंडा पानी यूज़ करें ताकि वो वॉश आउट हो जाए, वहाँ से सारा तेज़ाब हट जाए। लेकिन अगर दूध पड़ा हुआ है, दूध भी उस पर आप डाल सकते हैं, तो वो तेज़ाब के असर को मोरलेस ख़त्म कर देता है, बेहतर कर सकता है। तो जो इमीडिएट फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो ये है कि ठंडा पानी डाला जाए। ठंडा पानी। अच्छा, लेकिन ये जो जलते हैं तो उसमें एक या कि जल्दी आप प्लास्टिक सर्जन के पास आ जाए या बाद में ये जो जल जाता है उसमें ये होता है कि डिग्रीज पे डिपेंड करता है कि किस हद तक, किस गहराई तक मरीज़ जला है और कितना एरिया जला है। वैसे तो छोटे अगर एरिया हैं, लेस देन 1%, 2% है, तो वो तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं के पास मरीज़ चले जाते हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ रुख ही नहीं करते। जबकि बेहतर तरीका यही है कि वो हॉस्पिटल का रुख करें, क्योंकि जो जनरल प्रैक्टिस में लोग बैठे हुए हैं, जो जीपीज़ हमारे बैठे हैं, तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन सब की तमाम की ट्रेनिंग बर्न्स के ऊपर नहीं हुई हुई होती, तो उनको पता नहीं होता है। वो कहीं मिसमैनेज हो जाते हैं मरीज़, और फिर उस किस्म की वो डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं कि स्किन खिंच जाती है, या अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, या उंगली टेढ़ी हो जाती है। होता तो वो कम एरिया है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है बात। तो मैं तो ये कहूँगा कि जीपीज़ को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं हर जगह एमबीबीएस लेवल के, उन्हें भी आके ख़ास तौर से इस मामले में मज़ीद और जो है ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को क्या किया जाए। और हम कोशिश कर भी रहे हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का एक ये भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला हुआ है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए और बर्न्स के बारे में बताया जाए। अच्छा, मेरा भी थोड़ा बहुत, हमने भी बाहर काम किया है या पढ़े हैं वहाँ पे बाहर, तो स्पेशली खलीज है या यूरोप वगैरह में, वहाँ पे जीपीज़ के लिए स्पेशली हमने खुद वहाँ पे जाके, मतलब ऐसी जगह वर्कशॉप जाके स्पेशली कुछ टॉपिक्स रख के वहाँ पे जनरल चीज़ों को स्पेशली हम प्रेजेंटेशन दे देते थे। तो कॉमन चीज़ों के बारे में उनको बताते कि ये चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जाता है और ये चीज़ें हैं। तो एज ए गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से भी होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है कि हम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जहाँ DHO वगैरह होते हैं। तनासुब है ना हमारे प्लास्टिक सर्जन्स का और पॉपुलेशन का,
वो बहुत ज़्यादा है। यानी अब टोटल पाकिस्तान के अंदर 200 या 200 से कुछ ऊपर प्लास्टिक सर्जन हैं, और आप देख लीजिए कि पॉपुलेशन कितने ज़्यादा है, और वो भी जो प्लास्टिक सर्जन हैं ज़्यादातर बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जी जी। तो उनके वहाँ पे गांव के लेवल पे जाना या छोटे शहरों के लेवल पे चले जाना वो भी एक मुश्किल काम है। तो जब तक ये नंबर्स नहीं बढ़ेंगे वो मुमकिन नहीं होगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को खुद आगे आना चाहिए और ख़ुद इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अगर हेल्प करती है कोई हद तक कर सकती है, ये इतनी आसानी से होगा नहीं। ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि मतलब डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल सतह पर एक दफ़ा मतलब एक प्रोग्राम अरेंज करके उसमें एक प्लास्टिक सर्जन को बुला के और उसके बाद इसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर 6 महीने के बाद एक डॉक्टर जो सरकारी सतह पे काम कर रहा है उसे कह दिया जाए कि हर 6 महीने बाद आपने जाकर कम से कम 20 लोगों को, 20 नए डॉक्टर्स को आपने एजुकेट करना है बर्न्स और ये घरेलू जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंजरीज, इनके बारे में बताना है, और वो रिकॉर्ड उनका बनाएं और वो आएँ और उनके ये सर्विस का एक मैंडेटरी हिस्सा हो जाए। बेहतरीन मैंडेटरी है। अवायर हमने देखा ना, बाकायदा वो स्कोर्स रखते थे आपकी, अब जैसे हर साल हमारा जो ना अपग्रेड होता था वो पॉइंट्स देते थे, उसके बाद मुताबिक कितने अपने अब जी वो जैसे क्रेडिट आवर्स हैं ना, क्रेडिट आवर्स इस तरह के कोई क्रेडिट आवर्स भी इसमें शामिल कर दिए जाएँ। क्रेडिट आवर्स के वो उसमें फिर जो डॉक्टर्स हैं वो मजबूर हो जाएं कि ये उन्हें करना पड़े, तो ही ये जो है ना चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। हाँ, ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल आप पूरी सोसाइटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ें को, अर्ली हम उन चीज़ों को करें। तो गोली चारों का डॉक्टर साहब एक बात शहर रहे अब होता कि हमारे में स्पेशली मैं लोगन तो का देहात आए मुख्तलिफ जगह चुक हमेशा माते मगून बीते या छुल्ले तो का स्पेशली कि चुक के बिल्कुल आरक बैन भी चुक को जाम बीते में एक्सीडेंट बीत कुछ का चुक का कंट्रोल कुछ ना का मात बिजी बीते मसरूफ बीते कन्वर कन गया छी दिया अचानक चुक कहते हैं या कमे रोड अन्ना दर का अचानक चुक कह दस्ता माँ का घर में आपन तो का चाय बन गए या देखिए नारुश्ते वगैरह चीज़ें बन गई कुजाम बीटी में एक्सीडेंट बीत कुछ का डॉक्टर साहब किसी के स्पेशली छुल्ले तो का आएगा वास्ता चुक्के और बैन भी और माता भी या जनियाद में उधर बीती होती पोच पोचा गुदा हमेशा बात केयर बेका स्पेशली सरीक सरें तो आइए रकम के केयर बेका उदा तो हमारी टीम अगर आस लगी थी या जो बर्न भी थी सूची या कसे उदाहरण को वास्ता तो आई वास्ता हमारी टीम डायरेक्टली सर्दे आप आई सर फिर सर्दे आप अच्छी आइए जो जो आस लगे था ये पेनिट्रेशन कम बीतते और ये स्किन सरा कम असर बीतते बजाय मर्दम लाते अच्छे जन गए थे टूथपेस्ट जन गए लाते भरते की चीज़ें जना आप ज़रूरी है पहला ये फर्स्ट मतलब जो अटैम्प्ट है कसी सर को दाना कौसा चीज़ें बीतते हैं तो सर्दे आप बिजी ये बाकायदा जो बिफरी ची आई बर्न लेवल कम बीतते दूमी शे की ये बेहतर अंशे की मतलब ये चीज़ मवी आई से बच्चन के वास्ते अंशे चुक्का दे चीज़ा जिदा छुल्ले तो करा होगा मैली ये बच्चा ही नहीं तो डॉक्टर साहब बताइए गप्पी को कि स्पेशली आमा के चीज़ रस्ता जीपी डॉक्टर्स स्पेशली आयन के राम केस रवनते तो बड़ सोचा इंचो ज़्यादा न बीतता भले आई यार मिस मैनेज करते ये प्रॉपर मैनेज न करते तो आई वजह से आया ज़्यादा डिसेबिलिटी डेवलप बीतती है देखिए चीज़ यानी ज़िंदगी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब बीतते आई उसका बेहतर अंश कम आया स्पेशली जीपीज़ आना जनरल प्रैक्टिशनर जो हर जगह कार आया बाद उतरा अपग्रेड बिकना और ट्रेनिंग बिक में विदा क्या ब्याया वर्कशॉप या चीज़ें उतरा अटेंड बिकना डिविजनल सतह तरह या टीचिंग हॉस्पिटल बाद जागे जो प्लस सर्जन कन गया वर्कशॉप बह गए तो आए अवेयरनेस प्रोग्राम बाद भी बीते माँ तो हमें एडवाइस करता कि डॉक्टर साहब के आइडिया भी कि जो प्लास्टिक सर्जरी कंपलसरी भी पाए दें कि आया नारा आवती प्रमोशन है वैसा चीज़ें तो लाते चीज़ कंपलसरी भी कि इंचो मर्दवाना इंचो जीपी ट्रेनिंग भी जानते कर या ख्वाहिशें में या चीज़ें हंसते भले सोसाइटी अमीर उन्हें शेप बीतते बेहतर बीत को करते हैं तो आई वास्ता बेहतर अंशें के मादरो शेर अशें बिकने माए कार अंशें के माँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम करें मैसेज दें तो बाकी हमारा जो इदारा तो का मतरे जागे निश्चित आ डिसीजन मेकर हस्ता आ ज़्यादा बेहतर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होता मैं कार अंशे के या केडवाई दे या मशवरे दें बोले चाह रहे ब्रेक किया रहोगे ब्रेक किया रहे प्रोग्राम कंटिन्यू करें हमारा क्वेश्चन रोटी मर्ची में प्रोग्राम स्पेशली प्रोफेसर नासिर जमान साहब हैं जो प्लास्टिक सर्जन है स्पेशली अभी बारो हमारा डिस्कस करेंगे बारो एक ब्रेक किया रहा वापस करें।
विचार को मैं ब्रेकेश थे ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करने में शर्वशक रोटे मर्ची में प्रोग्राम स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी रहे हमारा डॉक्टर साहब आ रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर नासिर जमान साहब मैं कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये तो खैर आपने बहुत ज़बरदस्त बात की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में लेकिन आपने जो भी सर्जरी की उसमें बर्न के डिग्रीज होते हैं लेकिन कितना बेहतर हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे कोई जल गया तो उसकी अगर आंत वगैरह कर डिपेंड करता है जी वो कि किस सेंटर में हो रहा है और कौन उसको कर रहा है। आम तौर से तो अगर इंसान जल जाता है और उस एक्यूट बर्न के फेज से निकल के उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो काफ़ी हद तक वो हम उसको कोशिश करते हैं कि वो दोबारा अपनी सोशल लाइफ में दोबारा एक्टिव हो जाए। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि वो हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाती हैं किसी ऐसी वजह से कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, दूर दराज इलाके से आए, देर से पहुँचे, किसी और वजह से उंगलियां कट गई। इलेक्ट्रिकल इंजरीज बहुत होती हैं जो ये हाई टेंशन वायर्स पे काम करते हैं लोग। एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो प्रॉपर इक्विपमेंट है वो नहीं दिया जाता, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता और एक्सीडेंट्स भी होते हैं ज़ाहिर है। तो वो जो जल जाते हैं इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन वायर से जो जलते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और कई दफ़ा उंगलियां कट भी जाती हैं, ये खुद ही गैंग्रीन होकर गिर जाती हैं। तो तब तो फिर हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते। कोशिश उसमें भी की जा सकती लेकिन एक हद तक। अमूमन आप समझिए अगर मैं सेफली कहूँ 70% लोग ऐसे हैं कि जो जलने के बाद अगर बच गए, अपनी जान से न गए, तो फिर उनको हम रिहेबिलिटेट करके दोबारा सोसाइटी में एक्टिव बना लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि जी उनकी कितना है, ग्रेड और एक्सटेंट कितना है उसके मुताबिक उनकी लाइफ बेहतर करने की कोशिश करते हैं उसमें। जी। तो डिपेंड करता है कि जो अर्ली आ जाते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं इसमें तो असल में वक्त भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। पैसा उस तरह नहीं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये सब फ्री होता है। गवर्नमेंट के जो इदारा यानी जो जिस इदारे में मरीज़ जाता है, जो वार्ड है प्लास्टिक सर्जरी का जिस तरह का हमारा जिना हॉस्पिटल के अंदर था जब मैं वहाँ था, तो जो फंड्स हमें दिए जाते हैं वो बहुत कम लेवल पे होते हैं। जिस किस्म का हम काम करते हैं उससे अगर कंपेयर करें तो बहुत कम होता है। वो फंड्स हमें जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलते हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट को किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है और गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं करती तो फिर वो मरीज़ मजबूर होता है कि वो खुद फिर अपने पैसों से लेके आता है। उसमें कभी कभार कोई ख़ास दवा होती है या कोई ख़ास ड्रेसिंग का मटीरियल होता है या तो ये क्योंकि वक्त लेती हैं चीज़ें। और कभी कभार तो हमारे पास बर्न पेशेंट होते हैं जो कि एक एक 2-2 साल उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। एक ट्रीटमेंट हुआ, फिर 2-3 महीने का वक्फा आया, फिर दोबारा ट्रीटमेंट हुई, फिर वक्फा आया। तो एक पेशेंट जो है वो 4-4, 5-5 दफ़ा हमारे पास दाखिल होता है। तो फंडिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी हाँ कि इस अहम सब्जेक्ट को फंड किया जाए। तो यानी गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ मैं दिलाऊँगा कि जी हाँ बर्न्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। डॉक्टर साहब बात शायद कि मसला आसता इश्यूज आसता स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर ज़ाहिर है अर्ची प्राइवेट जो प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव ग्रांड ट्रीटमेंट है ये बजट मतलब ये डॉक्टर साहब हमें कुछ कि स्पेशली अमूदा डॉक्टर साहब ने कर रिटायर भी तबले गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली हमारे जो सोच के मरीज़ का हैं जो सुख का तो आईनी वास्ता ऐसे कि बेहतर हम कि डॉक्टर साहब कुछ बजट प्रॉपर बजट भी यानी ड्रेसिंग के सामान का में ग्राना महंगा है देखिए चीज़ा तो आईनी वास्ता रेगुलरली फॉलोअप में पेशेंट लाती एडमिट में लॉन्ग टर्म तो आईनी वास्ता मुख्तलिफ डिफरेंट नॉर्मल ड्रेसिंग अच्छी कम के आईनी डिफरेंट ड्रेसिंग में आते हैं तो आई वास्ता गवर्नमेंट सेक्टर ज़ाहिर यानी बजट स्पेशल बजट अप्रूवल भी वार्डानी वास्ता स्पेशली प्लास्टिक वार्ड वास्ता तो IHA मायावती पेशेंट बेहतर अंदाज़ा बेहतर ट्रीटमेंट दात कुछ करें एक में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है लंबा ट्रीटमेंट होते हैं लाते कभी अल्सर डेवलप बयान थे लाते दिखे बाद चीज़ें तो डेवलप बयान थे बढ़ना चरण जख्म बयान थे लाते अच्छे डॉक्टर साहब कुछ क्या आना टाइम जीरन थे बेहतर बैग व्यवस्था भले ही व्यवस्था कभी कभी डिफिशेंसी भी थी बजट है बजट आराम प्रॉपर ना भी या ड्रेसिंग हमारा जो चीज़ लूटन थे अवेलेबल नवा कभी कभी वार्डन तो होगा तो इसी वास्ता बाद फुली इक्विपेड द चीज़ वे बनते तो आप बेहतर भी खुद करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो कह रहा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी पे स्पेशली दूसरा हमने ये बर्न की वजह से बहुत सारे चीज़ें हमने बहुत सारे लोगों को देखा है बेचारों की लाइफ
जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाते डिस्ट्रॉय आता हैं, है, लोगों की तलाक़ें हो जाती हैं। लोगों की तलाक़ें होते हैं, बिल्कुल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अच्छा। कि वो पेशेंट बेचारी फीमेल थी, वो जल गई और फिर उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक दिया, हालांकि बच्चे भी थे, और उसके बावजूद फिर तलाक दे के और फिर दूसरी शादी की। एक चीज़ मैं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, कि बीच में मुझे अचानक मेरे जहन में आया है, अपने सूबे के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगा। बलूचिस्तान जो है बहुत बड़ा सूबा है और कोयटा शहर के अंदर सिर्फ 2 बर्न यूनिट्स हैं, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि सिविल हॉस्पिटल कोयटा में होगा, और एक बोलान मेडिकल कॉलेज ब्रूरी में है। अच्छा। अब बाकी बलूचिस्तान सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है। ग्वादर एक पोर्ट सिटी बन रहा है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तुर्बत हॉस्पिटल जो तुर्बत में है और ग्वादर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड किया जाए प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। एक तो जो हमारे लोग प्लास्टिक सर्जन बन रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ख़ुद के अंदर काफ़ी अब स्टूडेंट्स इस लाइन पे आ गए हैं और वो इस स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। एक तो उनको जगह मिलेगी काम करने के लिए, और दूसरा जो लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग का इशू है, अगर आप ग्वादर से लेके एक मरीज़ कोयटा लेके जाना चाहते हैं तो नामुमकिन हो जाता है, उनको कराची लेके आना पड़ता है। कराची भी काफ़ी दूर पड़ता है, जब तक बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर वो वहीं पे हॉस्पिटल छोटे छोटे बर्न यूनिट बना दिए जाएं तो जनरली वहाँ के लोगों को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा, और काफ़ी मरीज़ इस मामले में बच भी सकते हैं। तो एक डॉक्टर साहब वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल में तुर्बत में, जहाँ तुर्बत में है, जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल है, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की चीज़ नहीं है, तो हर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि वो हॉस्पिटल है, ज़ाहिर है हॉस्पिटल में वहाँ ट्रेनिंग करते होंगे, वहाँ एक यूनिट बना दें, चाहे उसको मेडिकल कॉलेज से अटैच करें या ना करें, वो ज़रूरी नहीं है कि MBBS के लेवल को वो प्लास्टिक सर्जरी सिखाएं, वो नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ के लोगों का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक छोटा इवन अगर 10 बेड्स का एक बर्न यूनिट बन जाए जिसका एक सरबराह प्लास्टिक सर्जन हो, तो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जिनको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, उनको नो हाउ भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि कराची आएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं के लोकल लोग होंगे और उसी लैंग्वेज में उनको समझाया भी जा सकता है और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बात चीज़ें हाईलाइट को बात इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली सज्जे पूरे बलूचिस्तान के यकी 2 यूनिट हैं, यकी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यकी हम बोलाने वाटे जो हस्ते बोलान मेडिकल कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी है आउदा, तो बाकी ही रहे स्पेशली डॉक्टर साहब हाईलाइट कोई मकरान डिवीज़न है, एक बहुत मदनी पॉपुलेशन है जो अब्बास दीर है कोई अटैच है, तो इदा ग्वादर है मतलब पोर्ट सिटी है, मतलब डेवलपमेंट आबादी बढ़ता दिया बाती तुर्बतें मतलब मकरान डिवीज़न तो का पूरा ये तरह प्लास्टिक सर्जन का तरह मिली ना, तो वाहिदें हमा जो जिम्मेदार मरदमा मतलब इदारा हैं मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लेवल या चीज़ें वाहिदें ई साइडा का मैं फ़िक्र बेकनते वाहिदें कि यही एरिया में जो उससे खाली के वाहिदें अगर आउदा एक बर्न यूनिटी या प्लास्टिक सर्जरी यूनिटी अगर अपग्रेड बेकना तो अवधि सजें इलाका है मर्दवानी उसका फ़ायदा भी देहात और सजें पूरा तकरीबन मकरान डिवीज़न आउदा से कवर बीते बाद अगर ग्वादरा ना करना थी तुर्बता अगर सेटअप बनाना या ग्वादरा बेकना थी तो ये सजी एरिया में तकरीबन कवर बीते बाद ये एरिया साइडा का में गौर बिकना तो बाज़ मर्दवानी उसका फ़ायदेमंद एक चीज़ें बीते। डॉक्टर साहब ये कर बहुत अच्छी बात है कर ये चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में इधर ये डिसीजन वहाँ ले जा सकते हैं कि इस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए, तो ये कर इंतज़ामी मामला हैं, हम लोग ख्वाहिश रख सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब दूसरा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि स्पेशली जो होंठ कटे हुए होते हैं बच्चों में, जी तो हमने देखे हैं, तो उसका कोई ख़ास इलाज या कुछ किस तरह हो सकता है? एक तो इसके बारे में चंद चीज़ें जो कि मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ वो ये कि लोग ये कहते हैं जी चांद ग्रहण में हो गया, जो वालदा हैं वो खीरे काट रही थी और वो बच्चे का होंठ कटा हुआ निकला या उसका ताल्लु कटा हुआ निकला, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें बहुत सारी दवाएं हैं और ये फैमिलीज़ में भी चलता है, तो एग्जैक्टली अगर हम कहें कि जी इस ख़ास वजह से, तो वो हमें पता नहीं है। बहुत सारी दवाएं हैं जो डॉक्टर्स लिख देते हैं ये न जानते हुए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान वो दवाएं खा लेते हैं और उसकी वजह से ये डिफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, या फिर वो ख़ानदानी तौर से डिफ़ेक्ट्स चले आते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉज इसका है वो ये कि फैमिली मैरिजेस बहुत हैं, विद इन फैमिली करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, फैमिली से बाहर करना चाहिए, ख़ास तौर से उन बच्चों के जो ये डिफ़ेक्ट्स जो हैं जिनके अंदर मौजूद होते हैं।
हमारा यहाँ तो इस किस्म की जो है वो सोच है कि अगर लड़के का होंठ कटा हुआ है तो कहते हैं कि वो लड़की का भी कटा हुआ है, चलो दोनों की आपस में शादी कर देते हैं। तो वो जब शादी होती है पता चलता है कि तमाम बच्चे जो हैं वो उसी तरह पैदा होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है वो ख़ानदान से बाहर शादी करनी चाहिए, उससे आपकी जो जेनेटिक्स हैं या जीन्स हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे ये उसको कितना हम बेहतर कर सकते हैं अगर जब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। देखिए 100% फिर भी वो नॉर्मल नहीं होते, अच्छा। लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते मतलब हैं। इलाज इसका है जी हाँ, मतलब बिल्कुल इलाज है, सर्जरी से इलाज करते हैं। हाँ। वो होंठ उसका अच्छा बन जाता है, थोड़े से हल्के फुल्के निशानात रह जाते हैं, नाक के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है। तालू भी अगर वक्त पे आए, फिर वही वाली बात है कि अगर वो मरीज़ वक्त पे आपके पास आए तो काफ़ी हद तक आप समझिए कि 80% तक वो बेहतर हो जाते हैं। तालू अगर कटे हों तो आवाज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने देखा है, सुना होगा कि जो जिनके और वो बड़े हो जाते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते, जिनके तालू कटे हुए होते हैं, तो आवाज़ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो नाक से बोलते हैं। तो वो तमाम चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं अगर वक्त पे पहुँचें। उसका एक प्रोटोकॉल है उस वक्त के हिसाब से। और वो यही है कि जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको इस चीज़ का इल्म हो तो वो फिर प्लास्टिक सर्जन के पास भेजें वक्त पे, और तो फिर उसका इलाज हो सके। मतलब टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जी जी जी। उसके बाद एक एज लिमिट होता है, उसके बाद अरे जी वो हाँ, जब जी ग्रोथ हाँ। करता है तो उसके बाद उसकी वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती चेंजेस हो जितना होता जाते है, हैं। जी चेंजेस आ हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक गप ज़बरदस्त का कि एशिया के स्पेशली हमारा अर्थ या माँ आते या चुके या फैमिली मेम्बर है या हमारा डॉक्टर भी है कुछ लोग स्पेशली जीपी डॉक्टर अगर नहीं करे कि इसे कहते हैं बाय दें स्पेशली हमारा लुंट जो पैदा बीते पैदाइशी लुंट जो से कट असते लुंट तरह तो आई अवस्था बेहतर हमशे कि आई यार डॉक्टर साहब खुशी के टाइम इस अगर बेरसी तो आइए इलाज बेहतर बीते आइए हमारा जो सर्जरी है करने डॉक्टर साहब खुशी टाइम सर बीते तो आइए बेहतर अंदाज़ा ये बीत खुद का कंपेयर टू अगर लेट स्टेज आ कहते रसी तो आइए आर्म ना सर्जरी वगैरह कन गया इंचो ज़्यादा फ़ायदा ना भी बेहतर है कि हम टाइम सर बैठे मतलब अर्ली जब ये डेवलप बीतते अगर मसला ही बीतता तो आ यार ओपिनियन है वस्ता प्लस सर्जरी करा सर्जन करा बैठते आवती राय दंती आई तो टाइम एक फिक्स करते आई रंदा ये ज़रूरत महसूस करते थोड़ा ये सर्जरी करते डिपेंड करते यार क्लिनिकली असेसमेंट करने का चाहिए रंदा डिसाइड करते कि हमारे चेक करनी है बोले टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतर करने के वास्ता। डॉक्टर साहब ये तो प्लेटलेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जी जी। दूसरा ये कि और सर ये डॉक्टर साहब मसलन ये है कि आजकल एक रिवोल्यूशन आया, इनकलाब आया हुआ है तकरीबन जो आपकी प्लास्टिक सर्जरी में लोग कह रहे हैं कि खूबसूरत हो जाएं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हम उनको फैटी कह सकते हैं या एवी लोग हैं जो ज़्यादा फैटी होंगे या सेहतमंद कह सकते, सेहतमंद हम नहीं कहेंगे, जो मोटे लोग अपने मोटापा एक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस हम कैसे अपने आप को करें, उसका कोई इलाज है आपकी प्लास्टिक सर्जरी में? देखें, मोटापे का इलाज प्लास्टिक सर्जरी में नहीं है। जो जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रैंक ओबेसिटी अगर है यानी मोटापा है तो उसका ऐसा इलाज नहीं है। उसके 2-3 तरीके होते हैं जो कि पहले ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। उसमें एक वर्जिश है और उसके अलावा डाइट है। इन 2 चीज़ों से अगर मोटापा ख़त्म हो सके तो सबसे बेहतर है। कुछ लोग होते हैं कि जो इतने मोटे हो जाते हैं कि वो इन 2 चीज़ों से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉर्बिड ओबेसिटी होती है वो। तो उसका फिर ये होता है कि वो आंत का एक हिस्सा निकाल देते हैं और उसको डायरेक्टली स्टमक से जोड़ देते हैं, तो वो उनके यहाँ उनका जो हाजमा है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी वज़न में कमी आ जाती है। डॉक्टर साहब इसको हम कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है एक ब्रेक, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, यहीं से हम लेंगे इसको। बोलने चाह रहे को ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया रहा प्रोग्राम कंटिन्यू करें। हमारा गोशक रोटी मर्ची में प्रोग्राम स्पेशली प्रोफेसर नासिर जमान साहब हैं जो प्लास्टिक सर्जन है, स्पेशली अभी बारो हमारा डिस्कस करेंगे। बारो एक ब्रेक किया रहा शायद वापस करें। गुलचार को मैं ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करने में गोशक रोटी मर्ची में प्रोग्राम स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी रहे। हमारा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नासिर जमान साहब मैं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब
यही अब डिस्कस कर रहे थे वो मोटापे पे और जी। सर्जरी पे। तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि जी वो एक चीज़ बड़ी मशहूर, एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हो गया है जिसको हम लाइपोसक्शन, हमारी ज़बान में लाइपोसक्शन कहते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जहाँ पे फैट होता है उसको हम एक औजार के थ्रू वो सक्शन, यानी उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वो चर्बी निकाल देते हैं। अमूमन मोटे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मोटे हैं, हमारी ये चर्बी निकाल दें। तो ये नहीं होता तरीका। आप मोटे शख्स के अंदर एक जो जनरली मोटा होता है उसमें से कहाँ से चर्बी निकालेंगे। बेसिकली लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए है कि जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी कर रहे हैं और जिस्म के मखसूस हिस्सों से, यानी हिप्स हो गए या पेट का कुछ हिस्सा हो गया, वो फैट लूज़ नहीं कर पाते कुछ भी कोशिश करने के बावजूद, वहाँ पे आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लाइपोसक्शन की भी एक लिमिट है, महदूद है। अनलिमिटेड लाइपोसक्शन हो नहीं सकती। अच्छा। उससे फिर आपके जिस्म को नुकसान भी पहुंच सकता है, ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये लाइपोसक्शन के मुझे ये बताना ज़रूरी था। तो जो लोग जो डाइट नहीं कर पाते हैं या जो वो करते हैं, और वो उनके हम डिटर्मिनेशन ज़रूर चेक करते हैं कि भाई किस हद तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि वेट लॉस किया जाए, उसके बाद आप प्लास्टिक सर्जन के पास आएँ। वो हिस्से जो कि आपसे लूज़ नहीं हुए उनके ऊपर पे लाइपोसक्शन की जा सकती है। उसके अलावा मैं मॉमी मेकओवर आजकल एक नया टर्म चला है, जी हाँ, जो मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो ख़वातीन आजकल बड़ा फैशन है कि आप अपने आप को फिट रखें। इवन जो बैकवर्ड कल्चर्स हैं उनके अंदर भी एक चीज़ अब आ गई है, टेलीविज़न और मीडिया के इतने फैलाव की वजह से लोगों को ये एहसास हो गया है कि अपने आप को फिट रखें। तो कोशिश करते हैं एक्सरसाइज भी करें, ये तमाम चीज़ें करें। लेकिन प्रेगनेंसी और औरत के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जो कि पेट का हिस्सा है या ऊपर सीने का हिस्सा है, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उनको भी एड्रेस किया जा सकता है और उनको पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि जो इमेज एक औरत के जहन में अपने जिस्म के बारे में होता है, वो इमेज बड़ा उसके जहन पे अफेक्ट डालता है। अगर वो इमेज अपने बॉडी का, अपनी इमेज कि वो सेटिस्फाइड ना हो तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स में कमी आ जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए फिर हम टमी टक करते हैं, पेट की चर्बी निकालते हैं, अगर स्किन निकालने की ज़रूरत है वो भी निकालते हैं। इसमें कुछ स्कार्स वगैरह बन जाते हैं, निशानात बाकी रह जाते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। और उससे उस खातून का जो जनरल एक साइकोलॉजिकल उस पर जो असर पड़ता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। इसी तरह सीने का भी मुख्तलिफ सर्जरीज हैं जिसके अंदर ब्रेस्ट को एड्रेस किया जाता है। अच्छा। और उसके ब्रेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, स्किन लटक जाती है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। फेस है, फेस के अंदर भी एज के साथ और मुख्तलिफ दूसरी वजूहत की वजह से भी फेस का स्किन ढलक जाता है। तो उसके ढलकने के लिए फिर फेस लिफ्ट वगैरह और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी की जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी, होंठ पतले हो जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, वो फिर हम कर सकते हैं। तो खैर उसके अंदर हम फैट भी इंजेक्ट करते हैं और फिलर्स भी डाल सकते हैं ताकि वो होंठ बेहतर, पहले से बेहतर नज़र आए। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से है। उसके अलावा तो खैर आई बैग्स बनते हैं आँखों के नीचे, बिल्कुल जी हाँ, उनकी भी सर्जरी होती है और आपके चेहरे की जो एजिंग लुक है वो ख़त्म हो जाता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में तो खैर बहुत कुछ आता है। बालों का है, आप पहले मुझसे कह रहे थे बाल का, तो जो लोग, जो मर्द हजरात जिनके बाल ख़त्म हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत किया जा रहा है और काफ़ी कॉमन भी हो गया हुआ है। लेकिन मैं इस साथ में ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों से बचें जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं और जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर ट्रेनिंग नहीं की हुई। वो भी आजकल मौजूद हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, बड़े बड़े क्लिनिक खोले हुए हैं। उनसे खुदा के लिए बच के रहें। अपने सर्जन को रिसर्च करें कि ये है कौन, इसने कहाँ से क्वालिफ़िकेशन की है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने केसेस अच्छे किए हैं, और लोगों से बात करें, मालूम करें और फिर उस सर्जन के पास जाएं। सब ये आपने बात ज़बरदस्त की, क्योंकि मैं ओमान में था, मस्कत में, तो ओमान डर्माटोलॉजी सोसाइटी का मैं भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर था। तो वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग था वो ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ओमान डर्माटोलॉजी सोसाइटी अभी भी ऑर्गेनाइज कर, मैं वापस आया, लेकिन वहाँ पे स्पेशली जैसे मुख्तलिफ एरिया में लेज़र लगे हुए हैं ना सेंटर्स पे, यहाँ पे तो आपकी ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में भी लगे हुए हैं सब कुछ, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर होना ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग भी हो
और स्पेशली ऐसे कहीं किसी सेंटर में ऐसे नहीं लग सकता, बाकायदा डर्माटोलॉजिस्ट ज़रूरी है वहाँ पे हो, उसके अम्ब्रेला में ये तमाम चीज़ें हो। अगर इस तरह करे तो बिल्कुल वहाँ पे अलाउ नहीं होता। बहुत गवर्नमेंट ओमान डर्मेटोलॉजी सोसाइटी ऑर्डर कर देता, उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर डायरेक्शन दे के वो सेंटर बंद किए जाते थे, बाकायदा पनिशमेंट वहाँ पे फ़ाइन वगैरह लगते थे उसमें। कहने का मकसद यहाँ पे तो मुझे पता है, आपको पता है, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, मुख्तलिफ टेक्नीशियन वहाँ पे जो है ना बाकायदा सर्जरी कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बात है कि सपोर्ट चाहिए है आपको। अगर आप ऐसा इदारा बना भी देते हैं, हमारे मुल्क में भी बना हुआ था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, आज वो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल कहलाता है। बात यह कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बेबस है कि जब जो लॉ है वो उसको इन्फोर्स नहीं कर पाएँ। अगर कोई डॉक्टर गलत काम कर रहा है या कोई अनक्वालिफाइड आदमी है, उसको आप पकड़ेंगे कैसे? उसके लिए गवर्नमेंट का बैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस इदारे को बैक करे, उसको वो ताकत दे कि वो जाके उस बंदे को रोके या जो उसकी सज़ा है वो उसको सज़ा मिले। ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ये ज़ाहिर है, ये जो ओमान डर्मेटोलॉजी सोसाइटी के मेंबर तो नहीं जाते थे, वो डायरेक्शन देते थे भाई इस तरह एक हो रहा है, ये एक सेटअप है वहाँ पे इस तरह, तो उसको जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जाके उसको इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ों को। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे इतना बड़ा चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो इस तरह। लेकिन डॉक्टर साहब आपने एक जिक्र किया था इसमें, मैं इस पे आऊँगा कि इस पे फेस लिफ्ट की बात आपने की। आया फेस लिफ्ट आप लोग किस तरह जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, किस तरह उसकी सक्सेस रेट कितना है? वैसे तो सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है अगर ट्रेंड आदमी कर रहा हो। हाँ जी। ये लोकल में भी किया जाता है, काफ़ी लोग करते हैं। अच्छा। मैं खुद पसंद नहीं करता लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है सर्जन के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। अंडर कंप्लीट सेडेशन, अलबत्ता लोकल अगर एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसके साथ कंप्लीट सेडेशन भी साथ में दे रहे हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जनरल सर्जरी में हो। जनरल सर्जरी बहुत सेफ़ है। वो ज़माना चला गया कि जब क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया देते थे और लोग रिकवर नहीं करते थे, और वो बात चलती है ख़ानदानों में, बाप बेटे को बताता है, बेटा उसके बेटे को बताता है, तो एक खौफज़दा एक खौफ है कि जी जनरल एनेस्थीसिया से अगर हम सो गए तो हम दोबारा उठेंगे नहीं। वो सिलसिला अब नहीं है। अच्छा। बहुत पुरानी बात होगी, पिछले ज़माने में कभी ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, बहुत सेफ़ है। कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही होती है, मशीनें चल रही होती हैं, आपको एक एक सेकंड का पता चलता है कि इस पेशेंट में कितनी ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या लेवल चल रहे हैं, पल्स है, ECG है, ये तमाम चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो वो ख़तरनाक वाली बात नहीं है, बहुत सेफ़ है। बल्कि एक लिहाज से मैं कहूँगा कि लोकल एनेस्थीसिया से भी ज़्यादा सेफ है। ज़्यादा सेफ है। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ज़बरदस्ती आपकी, लेकिन जैसे अगर एक 55 साल की और लेडी है तो उसने सर्जरी की है, जी। तो वो कितना अर्से तक वो मेंटेन रहेगा वो सर्जरी? कहने का मकसद वो स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है कि उनकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है। अमूमन जो अगर मैं आपको अगर रफ एस्टिमेट दूं तो आप समझिए 7 से 8 साल तक। अच्छा जी हाँ, वो मेंटेन रहता है। जी हाँ, मतलब ये बहुत अगर अच्छी सर्जरी की हो, प्रॉपर एक मतलब से अच्छे सर्जन के साथ की हो, क्वालिफाइड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जिक्र किया था जैसे रीशेपिंग ऑफ जैसे टर्म ये वगैरह, तो आया उसकी बिल्कुल नहीं 100% नहीं होता। उसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्किन और चर्बी होती है, और अंदर जो मसल्स हैं आपके, यानी जो गोश्त मसल्स भी ढीले हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर मसल्स ढीले हुए हुए हैं तो जो आते हैं वो अंदर से मसल्स को पुश करते हैं और वो मसल्स बाहर की तरफ निकलते हैं। तो आप ऊपर से चर्बी और स्किन तो कम कर लेंगे, लेकिन वो जो गोलाई है, क्योंकि मसल्स वीक हुए हुए होते हैं, उनको आप ख़त्म कैसे करेंगे? वो नहीं हो सकता। कई दफ़ा तो ये होता है कि औरतों के अंदर बीच में से हर्निएशन यानी हर्निया बन जाता है, वो मसल जुदा हो जाते हैं और बीच में से आते बाहर यानी चर्बी के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, आ चुके होते हैं, जिसे हम हर्निया कहते हैं। जी। वहाँ पे फिर हमें पूरे अंदर से मसल्स को भी रिपेयर करना पड़ता है। तो 100% तो बिल्कुल फ्लैट 16 साल वाला एब्डोमेन नहीं बनता, लेकिन जो वो ले आती हैं इतनी बुरे कंडीशन में, उसको हम काफ़ी हद तक बेहतर कर देते हैं। वो जो एब्डोमेन बिल्कुल लटक जाता है एक एप्रन की तरह, उसको हम वापस ले जाते हैं, स्किन एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, चर्बी की अगर निकालने की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते हैं, उसमें साथ में लापोसक्शन भी होता है, ओवरऑल शेप बहुत बेहतर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जिक्र किया मसल्स की, अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज वगैरह है वो करें? एक्सरसाइज वही असल में गायनोकोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ काफ़ी बिजी होती हैं, शायद उनके पास टाइम नहीं होता। नहीं तो इसमें अगर हम वापस जाएं अपने
मेडिकल नॉलेज की तरफ, तो गायनेकोलॉजी के अंदर जो ऑब्स्टेट्रिक्स का पार्ट है उसके अंदर प्री नेटल और एंटी नेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जी जी, अच्छा, जो कि आम तौर से गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बताती हैं, वक्त नहीं होता या वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो एक्सरसाइजेज प्री नेटल, ताकि जो चाइल्ड बर्थ है वो आसान हो जाए, और पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो शेप मेंटेन करे, हर्निएशंस ना हो, एब्डोमिनल मसल्स में टोन रहे, ये तमाम चीज़ें हों। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो मसल्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह तो उसे करें, जिम वगैरह ज्वाइन करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, हाँ, जिम भी ज्वाइन कर ज्वाइन सकते कर सकते हैं। हैं। मतलब वो तो गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर है कि वो बेहतर अंदाज में इसको जी, बता बताएं, के जी, एक्सरसाइज, ये चीज़ें ज़ाहिर है अब साइंस ने इतने तरक्की की है, तो ये चीज़ें अपने क्लिनिक में अगर साइड में अगर कोई अपने एक असिस्टेंट को भी ट्रेंड करें, उसको बताएं तो सब तरीका तो कर सकते हैं। हाँ, करने को कर सर, लेकिन खैर जी ये उनकी फील्ड है, लेकिन एक्सरसाइज से बेहतर हो सकते हैं, मतलब जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ने एक बशार गप्पे को कहा कि स्पेशली कि अशी बाजें डॉक्टर साहब क्या बाजें चीज़ करते सर्जरी तो माशाल्लाह बादशाह एंड तो आई तो ये डॉक्टर साहब एक कहा कि एक्सरसाइज अच्छे भी बेहतर बिका, स्पेशली अगर चुकमाते तो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, हाँ यार बुक्शी लाते पांची लाते मसल्स हस्ता अगर अमा टेमा या लापुरी टेमा भी लाते एक्सरसाइज हस्ता अगर आया ना बेकनते आयचे रंद चुक बीतते चुकाचे रंद भी आते अच्छे एक्सरसाइज हस्ता, तो अगर एक्सरसाइज बेकनते सजी बॉडी आई ये मेंटेन बीते आ रही जो ज़्यादा जो जिसम जैसे लाभ दर कहते हैं, ये चीज़ बीते आ बेहतर भी खुद करते हैं, भले ये तमाम चीज़ें गायनेकोलॉजिस्ट आयरा ज़्यादा बेहतर अंदाजा सरपत खुद करते ये प्लस सर्जरी फील्ड ने भले अमा डॉक्टर बाय दें बुकशीते। डॉक्टर साहब ये तो खैर ये, लेकिन ये तमाम चीज़ें महंगा इलाज है, कितना महंगा है? देखिए, महंगा इसलिए होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी तो आप दुनिया में कहीं चले जाएं, जी जी, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं शायद ये कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत सस्ता होता है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी कम पैसे लगते हैं इन चीज़ों के लिए। उसकी वजह ये कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हमें पता है कि यहाँ के जो जनरल आवाम है वो ये चीज़ें इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ये महंगा इसलिए है कि जो एक प्लास्टिक सर्जन तैयार होता है उसको तैयार होने में कम से कम 7 साल लग जाते हैं MBBS के बाद होते होते। एक एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होता है, कुछ लोग जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है और स्किल्स वाली फील्ड है। आप समझ रहे हैं, जिस तरह एक सुनार होता है उसको वो बाकायदा उस स्किल को सीखना पड़ता है, उस हुनर को सीखना पड़ता है। तो ये जो हुनरमंद लोग हैं वही अच्छे प्लास्टिक सर्जन बनते हैं, जो आर्टिस्ट हो, बाकायदा प्रॉपर आर्टिस्ट हो, बहुत मेहनत इसमें दरकार होती है। और वो जो सर्जरी 1 घंटे के लिए कर रहा होता है, जो भी सर्जन यहाँ कर रही होती है, वो उस 1 घंटे के पैसे नहीं ले रही होती, वो उस 7 साल की जो ट्रेनिंग है उसके पैसे, जो स्किल उसने डेवलप किया होता है 7 साल में, वो पैसे उसके मांगते हैं। बिल्कुल। ज़रा ये कॉस्मेटिक में आता तो ज़रा कॉस्मेटिक चीज़ें, तमाम चीज़ें दुनिया में महंगी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, जैसे बहुत सारा सर्जरी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपने एक फैट की जिक्र किया था कि फैट उसमें आ जाते हैं, चर्बी को आजकल ये तो खैर वो तो बहुत अरसे से रहा है पाकिस्तान के अंदर, रिसेंटली पिछले 5-6 सालों के अंदर, 7 सालों में ये कॉमन हो गया है और पॉपुलर भी हुआ है कि वो चर्बी निकालते हैं सिरिंज के ज़रिए, पेट से निकाल लें या कूल्हे से निकाल लें, उस चर्बी को फिर वो तैयार करते हैं, उसको ज़रा बारीक बनाते हैं और फिर आप दोबारा कहीं पे अगर चर्बी गिर गई हो या गायब हो गई हो या एज के साथ जैसे है आँखों के नीचे कट्टे पड़ जाते हैं, तो उसकी जगह आप वहाँ पे चर्बी लगा सकते हैं। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे चर्बी, आजकल तो ब्रेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों को शेप देने के लिए वही चर्बी आपकी जिस्म से एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ये मुमकिन हो गया कि लगाया जाए, लेकिन बहुत बड़े मकदार में नहीं, छोटे मकदार में। नहीं, कहने का मकसद ये कि ये कितना उसमें तकलीफ होती है, दर्द होती है क्या? नहीं, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। उस एरिया को पहले सुन कर दिया जाता है, अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया के साथ, देखिए, और फिर वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। पेशेंट जागरा होता है, बात करता है, शुरू की बस वो जो सुई लगती है जिसमें दवा होती है जो सुन करने के लिए, उसकी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, जलन सी होती है। उसके अलावा फिर उसके बाद एक दफ़ा सुन हो जाए फिर तो कुछ पता नहीं चलता। नहीं, वहाँ से निकाल के फिर वो चेहरे पे डालना होता है, फिर उसमें तकलीफ नहीं होती? थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत होती है। जहाँ इतना नहीं होता, वो लोग सह लेते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें जैसे चर्बी डाले, इसमें कितना सक्सेस फेस के लिए भी एनेस्थीसिया है, क्रीमें अच्छा। आती हैं जो आप लगा के 1 घंटा पहले उसको अप्लाई कर दें, तो इवन वो सुई लगने का भी इतनी तकलीफ नहीं होती। नहीं, लेकिन जैसे आपने वो सर्जरी करने के बाद आपने फैट उसमें डाला, तो वो कितने अरसे तक ये मेंटेन रहता है उसमें? फैट में ये होता है कि वो कहते हैं कि हर यानी फैट का जो 50% है वो पहले 3 महीने में जज्ब हो जाता है, लेकिन 50% रह जाता है। कितना अरसे तक रह जाता है? ठीक है ना, उसको अब सेशंस में तब्दील करना पड़ता है, यानी आपने एक सेशन किया, उसमें से 50% चला गया, फिर आपने अगला सेशन किया उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, 2 से 3 सेशंस के अंदर मेंटेन रहता है। जहाँ मेंटेन रहता है। 8-9 साल निकाल लेता है? नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी रहेगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो फिर ये फिलर से तो ज़्यादा बेहतर है फैट? फिलर से बेहतर है। बेहतर है, जैसे फिलर आप जहाँ लगा सकते हैं वहाँ पे फैट बेहतर है। क्या हम यहाँ नेजल फोल्ड एरिया में लगा सकते हैं इसको? जी हाँ, लग सकता है। उसके अंदर भी ये होता है कि वो फैट को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग होता है, फिर नैनो फैट ग्राफ्टिंग है। नैनो में बिल्कुल उसके जो फैट के जो सेल्स हैं उन्हें तोड़ दिए जाते हैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लेके, तो फिर उसको यूज़ करते हैं। उसको कैसे, वो मशीन के जरिए आप उसको वो करते हैं क्या? मशीन के ज़रिए भी होता है, लेकिन आजकल वो 2 सिरिंजेस लेते हैं, उनके बीच में कनेक्टर होता है। हाँ। एक से पुश करते हैं, दूसरे में, दूसरे उससे पुश करते हैं वापस, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट से वो जो बीच में जो जगह होती है वो बहुत बारीक होती है। जी। तो उसके थ्रू जब फैट गुजरता है तो फैट के सेल्स का साइज छोटा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कहा जा रहा है कि अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो आपकी बहुत टॉपिक ऐसा है कि मैं पूरी रात बोलता रहा हूँ, आप पूछते रहें, तो वो तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कभी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर आपको डॉक्टर साहब ज़रूर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो बोले चारों का डॉक्टर साहब प्रोफेसर नासिर ज़मान अमरची प्लास्टिक सर्जरी बारे ब्रीफली मारा जो कॉमन चीज़ां ना स्पेशली हमारा डिस्कस में होता है डॉक्टर साहब को कि दिगरंदी होती है वो एक प्रोग्राम ही करें इंशाल्लाह और वो थी ख्याल बिदारे इंशाल्लाह मदे सेगमेंट के दिए डॉक्टरी मशवरे में हाजिर हुए। अल्लाह में आ रहे